चलिए जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बड़े दिनों के बाद मैं आप लोगों के बीच फिर से एक बार हिस्ट्री क्लास लेकर आया हूँ। जहाँ तक हमने लास्ट में पढ़ चुका था उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारियाँ दे देना चाहता हूँ कि आपने जो इतिहास में पढ़ा है या आगे जो पढ़ेंगे सारे के सारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं और मैं कोई भी लेक्चर रिपीट नहीं करने जा रहा। इसलिए जिसने भी पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है वो पहले अपने लास्ट वीडियोस को जाकर के जरूर देख लेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से एग्रीमेंट किया है कि मैं आपको कंप्लीट हिस्ट्री करके ही रुकूंगा, तो इसके जस्ट आगे मैं आज से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गियासुद्दीन बलबन के बारे में शुरुआत करने की घोषणा हो चुकी थी। तो वो गियासुद्दीन बलबन जो कि अब तक वजीर हुआ करता था, अब नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद ये भारत का अगला सुल्तान बनता है। और यहां तक का जो वंशज हुआ करता था, जो इससे पहले नसीरुद्दीन मोहम्मद तक का जो शासनकाल था, इसका जो वंशज कहलाता है, इसके वंशज को ही हम लोग इलवारी वंश भी कहते थे। ये हम लोगों ने पढ़ चुका है लास्ट क्लास में। अब आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है गियासुद्दीन बलबन के बारे में, तो हेडलाइन डाल लीजिएगा, गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन जिसका शासनकाल कहलाता है 1265 से लेकर के 1287 तक, 1265 से 1287 तक। गियासुद्दीन बलबन जैसे ही इन्होंने सत्ता ग्रहण किया, मतलब शासक बनते ही इन्होंने सबसे पहले दल चालीसा का अंत किया। दल चालीसा का शुरुआत अगर कहा जाए कि कहाँ से हुई थी, तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। वही इल्तुतमिश जो कि पहला सुल्तान भी कहलाता है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है। इतिहासकार का ऐसा मानना है कि बलबन ने दल चालीसा के 40 सदस्यों को एक अभियान पर, एक मिशन पर भेजा और वहीं पर सभी को मरवा दिया और हत्या कर दी। ये काम इन्होंने सुल्तान बनने के साथ ही किया था। बलबन खुद को खुदा की परछाई माना करता था, अल्लाह की परछाई माना करता था, यानी शैडो ऑफ गॉड माना करता था। और इन्होंने ही एक टाइटल ग्रहण किया था, टाइटल धारण किया था, एक टाइटल इन्होंने खुद से धारण की थी, जीले इलाही। जीले इलाही ध्यान रखिएगा, जीले इलाही, जीले इलाही। इस जीले इलाही का मतलब ही होता है खुदा की परछाई या शैडो ऑफ गॉड। He started the policy of iron and blood in Delhi। और इन्होंने इसके बाद इन्होंने दिल्ली में ही लौह एवं रक्त की नीति शुरू करवाई थी। He started iron and blood पॉलिसी इन दिल्ली। दिल्ली में इन्होंने लौह एवं रक्त की नीति चलवाई थी। इन्होंने घोषणा किया था कि जो हमसे विद्रोह करेगा उसे एक बार समझाया जाएगा, फिर उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यही थी लौह एवं रक्त की नीति।
तो जर्मनी में लौह एवं, अगर यहीं पर सवाल बनता है कि अगर ये हिंदुस्तान में लौह एवं रक्त की नीति चलवाने वाला गियासुद्दीन मोहम्मद बलबन था, तो जर्मनी में लौह एवं रक्त की नीति किसने चलवाई थी? तो याद रखिएगा, जर्मनी में बिस्मार्क के द्वारा, बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी में चलवाई गई थी लौह एवं रक्त की नीति सबसे पहले। बिस्मार्क ने ही जर्मनी का एकीकरण किया था, जैसा कि हम जानते हैं। और हिंदुस्तान का एकीकरण, अगर यहीं से सवाल आएगा कि बिस्मार्क कौन थे, तो जर्मनी का एकीकरण करने वाला, जर्मनी का एकीकरण करने वाला, यहीं से फिर सवाल बनता है कि जैसे जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया था, तो हिंदुस्तान का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो हिंदुस्तान का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। सरदार भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था हिंदुस्तान का एकीकरण। इसलिए इन्हें ही कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही इसलिए हम लोग कहते हैं बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ सिजदा एंड पाइबोस। इसके बाद बात करेंगे गियासुद्दीन बलबन के बारे में, तो इन्होंने ही स्टार्ट किया था सिजदा एवं पाइबोस। He started the system of Sijda and Paibos सिस्टम। आपसे सवाल पूछा जाएगा, भारत का कौन सा मुगल बादशाह है जिसने सिजदा एवं पाइबोस सिस्टम की शुरुआत करवाई थी? तो सिजदा और पाइबोस सिस्टम या प्रथा की शुरुआत करवाने वाला ही शासक गियासुद्दीन बलबन कहलाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सिजदा और पाइबोस होता क्या है? सिजदा व पाइबोस, ध्यान रखिएगा, गियासुद्दीन बलबन ने एक नियम बनवाया था, जो व्यक्ति सुल्तान से मिलने आएगा, यानी जो व्यक्ति हमारे दरबार में आएगा, हमसे मिलने आएगा, वो सबसे पहले घुटनों के बल पर झुककर मेरे आगे बैठ जाएगा और लेटकर मेरे पैरों को चूमेगा। मतलब कि जो व्यक्ति मेरे दरबार में आएगा वो घुटनों के बल झुक जाएगा और लेटकर मेरे पैरों को चूमना होगा। यही सिस्टम कहलाता है सिजदा व पाइबोस। यहीं से एक सवाल फिर से बनता है आप लोगों के लिए कि सिजदा पाइबोस सिस्टम प्रोहिबिटेड बाय, किसके द्वारा सिजदा और पाइबोस सिस्टम प्रतिबंधित किया गया था? This system was prohibited by शाहजहां। ये सिस्टम शाहजहां के द्वारा प्रतिबंधित करवा दिया गया था। इसके बाद ही स्टार्टेड, अगला पॉइंट लिखिएगा, ही स्टार्टेड न्यू फेस्टिवल, जिसको कि हम लोग कहते हैं नवरोज। इन्होंने एक नए फेस्टिवल की शुरुआत की थी जिसे हम लोग कहते हैं नवरोज। He started new festival जिसे
नवरोज कहा जाता है। तो इन्होंने एक नए पर्व की शुरुआत की थी जिसे हम लोग नवरोज कहते हैं। ये नवरोज फारसी नववर्ष को कहा जाता है, पर्शियन न्यू ईयर्स को कहा जाता है नवरोज। पर्शियन न्यू ईयर ये हर साल 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और इस नवरोज को भी प्रतिबंधित करवाया था बाद में औरंगजेब ने। माफ कीजिएगा, ये जो सिजदा और पाइबोस सिस्टम था ये भी शाहजहां के द्वारा नहीं, औरंगजेब के द्वारा प्रतिबंधित करवाया गया था। तो सिजदा और पाइबोस सिस्टम भी औरंगजेब के द्वारा प्रतिबंधित करवाया गया था और नवरोज का पर्व भी औरंगजेब के द्वारा प्रतिबंधित करवाया गया था। ध्यान रखिएगा, इसके बाद 1287 में इसी के शासनकाल में हुआ था अटैक ऑफ मंगोलॉइड्स या मंगोलों का अगला आक्रमण। इसी के शासनकाल में 1287 में हुआ था अटैक ऑफ मंगोलॉइड्स और इसी आक्रमण में बलवन का बेटा मारा गया था। और जैसे ही इसके बेटे की मृत्यु होती है, गियासुद्दीन बलवन के बेटे की 1887 में, तो वह बलवन जो लौह एवं रक्त की नीति चलवाया था, बात बात पर सर कलम कर देने की बात किया करता था, सर कलम कर दिया करता था, यह बलवन पुत्र वियोग में जन्नत नसीर हो गया। यानी ये भी पुत्र के वियोग में मर गया। तो 1287 में ही इसकी मृत्यु हो गई, ही डाइड। इसकी मृत्यु हो गई और यहां से एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि वह मुगल बादशाह कौन सा मुगल बादशाह है जो पुत्र वियोग में मरा था, या पूछा जाएगा पुत्र वियोग में मरने वाला शासक कौन कहलाता है। डिप्रेशन ऑफ हिज सन, he died due to depression of his son। पुत्र वियोग में मरने वाला गियासुद्दीन बलवन। और इस तरीके से गियासुद्दीन बलवन की मृत्यु हो जाती है। और दोनों का टॉम्ब, यहां से फिर एक सवाल बनेगा कि पिता और पुत्र का टॉम्ब भी कहां पे है, तो दोनों का टॉम्ब बना है दिल्ली में। दिल्ली के महारौली नामक स्थान पर बनाया गया है पिता और पुत्र का कब्र। मृत्यु के बाद इसके ही पोते को भारत का अगला सुल्तान बना दिया गया। और इसके बाद अगला ही सुल्तान बनता है इसी का पोता कैकुबाद। कैकुबाद
इसके बाद भारत का अगला सुल्तान बनता है कैकुबाद, जो कि 1287 से लेकर के 1290 तक रहा। भारत का अगला सुल्तान कैकुबाद, जो कि बेहद ही अयोग्य एवं कमजोर शासक था, तो इसे पंजाब के ही इक्तेदार ने उखाड़ फेंका था। और उस वक्त पंजाब का इक्तेदार हुआ करता था मलिक फिरोज, और इसको मरवा दिया। और अगला शासक बना था कैमुर्ज, और इसके बाद 1290 में बना था कैमुर्ज। सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए कैमुर्ज शासक बन पाया था, जिसके बाद कि इसको भी मलिक फिरोज ने उखाड़। तो कैमुर्ज, जो कि कुछ समय तक ही भारतीय इतिहास का शासक बन के रह सका था, और इसको भी मरवा दिया था मलिक फिरोज ने, और एक नए वंश की स्थापना की थी। तो यहीं से सिर्फ और सिर्फ इस जगह से एक सवाल तैयार होता है, हु वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो गुलाम वंश का आखिरी शासक ही कौन कहलाता है? कैमुर्ज कहलाता है, क्योंकि कैमुर्ज की ही हत्या पंजाब के ही इक्तेदार ने करवाई थी। मलिक फिरोज जिसका नाम हुआ करता था, और इसकी हत्या के बाद अगला शासक बना मलिक फिरोज, लेकिन ये मलिक फिरोज के नाम से नहीं बनता है। तो यहां से स्लेव डायनेस्टी पूरी तरीके से समाप्त होती है, और इसके बाद शुरुआत होती है एक नए वंश की, जिसको हम लोग कहते हैं खिलजी वंश या खिलजी डायनेस्टी। तो हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में खिलजी वंश या खिलजी डायनेस्टी के बारे में। तो चलिए जी, अगला डायनेस्टी डाल दीजिए। खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश ने। और यहां पे लिखिएगा शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड ही कौन सा कहलाता है। तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक किस वंश ने शासन किया? तो लिखिएगा खिलजी वंश या खिलजी डायनेस्टी। तो कहलाता है शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड। इसका सबसे कम समय तक शासनकाल रहा था, और इसका फाउंडर कौन कहलाता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और इसका एक्चुअल नेम क्या था? मलिक फिरोज। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, या फिर इसका ही ओरिजिनल नाम है मलिक फिरोज। इसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल है 1290 से लेकर के 1296 तक।
1290 से 1296 तक का शासनकाल ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का माना जाता है। इसमें पहला पॉइंट लिखेगा 1293 में सबसे पहला आक्रमण हुआ था, अटैक ऑन देवगिरी। सबसे पहला आक्रमण जो इन्होंने किया था, अटैक ऑन देवगिरी। देवगिरी जो कि महाराष्ट्र में है, और उस वक्त महाराष्ट्र का शासक हुआ करता था, रूलर हुआ करता था रामचंद्र देव। उस वक्त 1293 में इन्होंने अटैक किया देवगिरी पर, और उस वक्त वहां का महाराष्ट्र का शासक हुआ करता था रामचंद्र देव। इसके बाद दक्षिण भारत में मुसलमानों का प्रथम आक्रमण, फर्स्ट मुस्लिम अटैक इन साउथ इंडिया, इन्होंने ही करवाई थी। फर्स्ट मुस्लिम अटैक ऑन साउथ इंडिया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा ही करवाया गया था। दक्षिण भारत में मुसलमानों का पहला आक्रमण यानी फर्स्ट अटैक ऑन साउथ इंडिया, और रामचंद्र देव और जलालुद्दीन खिलजी के बीच इसी में एक संधि हुई थी। ये जो देवगिरी पर आक्रमण करवाया गया था, जो कि रूलर हुआ करते थे रामचंद्र देव, ये साउथ इंडिया का सबसे पहला आक्रमण माना जाता है। और इस आक्रमण में एक संधि हुई थी इन बिटवीन जलालुद्दीन खिलजी एंड रामचंद्र देव, और इसमें जलालुद्दीन खिलजी और रामचंद्र देव के बीच एक संधि हुई थी। लेकिन इसी का एक भतीजा हुआ करता था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ही एक भतीजा हुआ करता था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और इस अलाउद्दीन खिलजी जिसका रियल नेम था, इसे अलाउद्दीन खिलजी का ओरिजिनल नाम भी एक हुआ करता था अली गुरसास। फिर से हम लोग इसके बारे में एक बार पढ़ेंगे। अली गुरसास या अलाउद्दीन खिलजी, जो इक्तेदार हुआ करता था उस वक्त कारा, उत्तर प्रदेश नामक स्थान का। कारा के कौसाम्बी नामक स्थान पर ये इक्तेदार हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। और 1296 में फिर से एक अटैक हुआ था मंगोलों का, आक्रमण हुआ था 1296 में, जिसको कि डिफेंड करने के लिए भेजा था अलाउद्दीन खिलजी को। और इसी मंगोलॉइड्स के आक्रमण को डिफेंड करने के लिए, लड़ने के लिए भेजा गया था अलाउद्दीन खिलजी को। और इस युद्ध में एक छोटी सी परिवर्तन ये हुई थी कि 2000 सैनिकों ने जलालुद्दीन से शरण मांगी और
जब 2000 सैनिक इस अटैक के बाद शरण लेने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास आए तो इन्होंने एक शर्त रखा कि आप सभी इस्लाम ग्रहण कर लें, इस्लाम कबूल कर लें तो आप लोगों को शरण दे दी जाएगी, अन्यथा आपको मार दिया जाएगा। तो सारे के सारे सैनिकों ने इस्लाम ग्रहण किया और शर्त के मुताबिक इन्हें रहने के लिए शरण दी गई और ये सारे के सारे मुगलपुर नामक स्थान पर रहने लगे और इन्होंने एक नए जगह की स्थापना की जिसे हम लोग मुगलपुर कहते हैं या मंगोलपुरी भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे सैनिक जहां पर रहे, जहां पर बसे, उसे ही हम लोग मुगलपुर या मंगोलपुर कहते हैं। यही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ये जो मंगोलपुर बसाया गया दिल्ली में ही एक नवीन मुसलमान कहलाते हैं ये लोग, जो कि मंगोलपुर में बसे हैं। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह जल्द से जल्द दिल्ली की गद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक बार बिना बताए इसने देवगिरी पर आक्रमण किया और भारी लूटपाट कर ली और देवगिरी की ही राजकुमारी रामचंद्र देव की पुत्री को अगवा कर लिया। और जब ये बात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता चला तो वो कारा गए, जहां पर रहा करता था अलाउद्दीन खिलजी। तो जब ये बात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता चली तो ये उससे मिलने कारा चले गए और कारा नामक स्थान पर जाकर लूट की संपत्ति यहीं पर रखा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो जब ये कारा नामक स्थान पर पहुंचे और लूट की संपत्ति लेने के लिए, तो इस अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा को मार डाला, यानी हत्या कर दी और दिल्ली का अगला शासक ही बन गया अलाउद्दीन खिलजी। इसकी हत्या के बाद दिल्ली का अगला शासक बन गया अलाउद्दीन खिलजी। तो लिखिएगा अगला पॉइंट, इन 1296 अलाउद्दीन खिलजी killed जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, अपने ही चाचा अपने ही ससुर की हत्या कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में। और इसके बाद अगला शासक बना अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर के 1316 तक के शासनकाल में। तो अगला हेडिंग डाल दीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और इसी का ओरिजिनल नाम था, एक्चुअल नेम था अली गुरसास्प हुआ करता था। इसकी शुरुआत, ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि इसकी शुरुआत डेवलपमेंट से हुई, धोखे से हुई, काइंडनेस परोपकारिता से, और अंत इसी का आतंक से हुआ, क्योंकि धोखे से इसने ससुर की हत्या की थी
और शासक बना था, लेकिन जनता की शुरुआत में भलाई किया करता था अलाउद्दीन खिलजी। और जोधपुर लेख में ही इसके बारे में मिलता है, जोधपुर इंस्क्रिप्शन में ही इसकी परोपकारिता की कहानी मिलती है। जोधपुर इंस्क्रिप्शन जो कि संस्कृत में लिखा गया है, इसमें ही लिखा है इसके शासनकाल में पृथ्वी अत्याचार से मुक्त हो गई थी और इन्होंने देवतुल्य काम किया था। धीरे धीरे इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया, वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक अपना साम्राज्य फैलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर ऐसे ऐसे नियम बनाए कि जनता इनके ही बनाए नियमों से आतंकित रहने लगी, डरने लगी। He was the first सुल्तान of Delhi who had standing army। और ये पहला सुल्तान हुआ करता था दिल्ली सल्तनत का, फर्स्ट सुल्तान who had standing army। ये पहला सुल्तान था जिसके पास अपनी खुद की आर्मी हुआ करती थी। दिल्ली सल्तनत में अस्थाई सेना रखने वाला पहला शासक बना अलाउद्दीन खिलजी। He was the first सुल्तान who started paying salary। और यही पहला सुल्तान था जिन्होंने started paying salary to his army। इन्होंने अपने सेनाओं में वेतन देने की प्रथा शुरुआत की थी। सबसे पहला शासक वेतन देने वाला भी यही बना, यानी अलाउद्दीन खिलजी ही पहला सुल्तान था जिन्होंने अपने आर्मी को वेतन देना शुरू किया था। तो वेतन देने वाला पहला शासक भी कौन बन गया? अलाउद्दीन खिलजी बन गया। इसके बाद इसी के शासनकाल में इसी का एक फेमस पोएट हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था अमीर खुसरो। हु वाज अमीर खुसरो, जो कि दरबार का एक प्रसिद्ध कवि हुआ करता था। दरबारी कवि भी कहते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो तो दरबार का प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो हुआ करता था, जिसे तोताए हिंद या पैरोट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसी अमीर खुसरो को कहा जाता है तोताए हिंद। सारे के सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं, इसको नोट करते चलिएगा। एग्जाम में इससे बाहर कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं आना है। इसके अलावे आप 6 to 12 के NCERT बुक्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारे पार्ट कंप्लीट कर पाना एक साथ जरूरी नहीं है, संभव हो सके, बट मैक्सिमम टॉपिक, मैक्सिमम पॉइंट्स हमने आपके इसमें कवर कर लिया है। बट फिर भी अगर आप खुद से पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। तो इसके अलावे अगर आप बुक्स पढ़ा करेंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये सारे पॉइंट को इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हुए नोट जरूर करते जाइएगा। चलिए, तो तोताए हिंद कहलाता है या पैरोट ऑफ इंडिया कहा जाता है किसे? अमीर खुसरो को। और इन्होंने अपना कैरियर, ही स्टार्टेड हिज कैरियर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद बलबन। गियासुद्दीन मोहम्मद बलबन के ही शासनकाल में इन्होंने अपना कैरियर की शुरुआत की थी और अब बन चुका था तोताए हिंद या पैरोट ऑफ इंडिया, दरबारी कवि। इन्होंने ही 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की खोज की थी। 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए थे, सितार और तबला। एक था सितार और दूसरा तो तबला। तो सितार और तबला की भी खोज इसके द्वारा ही बनाई गई है या खोज की गई है। खड़ी बोली कव्वाली गायकी की शुरुआत भी अमीर खुसरो ने की है।
कश्मीर को पैराडाइज ऑफ अर्थ कहा था। कश्मीर को पैराडाइज ऑफ अर्थ भी किसने कहा था? अमीर खुसरो ने ही कहा था। और इसके बाद बुक जो अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था, धरती, ध्यान रखिएगा, पैराडाइज ऑफ अर्थ का मतलब होता है धरती का स्वर्ग। धरती का स्वर्ग। तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहने वाला भी कौन था? अमीर खुसरो हुआ करता था। और इसके बाद अगला जो ध्यान रखिएगा, अगला पॉइंट, कि इसके द्वारा कुछ फेमस बुक्स लिखी गई थी खमसाए खुसरो के नाम से। अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई बुक्स खमसाए खुसरो। खमसाए खुसरो, इन्होंने ही अलाउद्दीन खिलजी को एक टाइटल दिया था। अमीर खुसरो ने ही अलाउद्दीन खिलजी को टाइटल दिया था सुल्ताने जहां का। देखिए, टाइटल टू अलाउद्दीन खिलजी, सुल्ताने जहां, यानी विश्व का सुल्तान। तो सुल्ताने जहां की टाइटल दी अमीर खुसरो के द्वारा दी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी को सुल्ताने जहां कहा गया था। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अमीर खुसरो के गुरु कौन हुआ करते थे? तो खुसरो के गुरु हुआ करते थे निजामुद्दीन, हजरत नियामुद्दीन औलिया। हजरत नियामुद्दीन औलिया हुआ करते थे इसके गुरु। इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी में हम लोग, जैसा कि हम जानते हैं, इसका असली नाम अली गुरसास्प हुआ करता था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी, उसी का भतीजा हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। वो इसी का दामाद भी हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। उनके कुछ समय के प्रसिद्ध अभियान थे जिनके बारे में हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लगे रहिए। चलिए जी, धन्यवाद।